तो अभी तक आप लोगों ने जो भी चीज सुना है, समझा है, उसे हमें इंटीग्रेट करते रहना है। हर दिन रात को सोने से पहले एक इंटेंशन डाल के आप सो सकते हैं कि मैं आज रात जो भी एस्ट्रल ट्रैवल में, ऑब्वियसली हम सब एवरीडे कर ही रहे हैं, तो आज रात मैं एस्ट्रल ट्रैवल में अवेयर रहूं। एक मिनट, हाँ मैं लाइफ का लिख लेती हूँ। क्या है आज का टॉपिक? पेरेंटिंग। यस फ्रेंड्स, तो हमें हर रात को ये इंटेंशन रखना है कि हम नींद में जब जा रहे हैं, हम एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं, और जब हम वापस आ रहे हैं तो हम उसे अपने भौतिक शरीर में, अपने इस फिजिकल लाइफ में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसे याद कर ले। तो इसका एक टेक्निक भी बताते हैं कि एवरीडे मॉर्निंग में हमें अपना उठ के, जैसे पीटर डेसेलू हर दिन अपना लिख लेते थे ना, उनको क्या क्या याद था एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान, हमें भी लिख लेना चाहिए। आपको जो ड्रीम के रूप में भी याद रहता है ना, हमारे जो टूटे फूटे ड्रीम है, उसे भी आपको याद रखना है। हम लोग लाइव आ चुके हैं। वेलकम फ्रेंड्स, मैं रूप झुंझुनवाला। आज आप लोगों के साथ हम लोग सबको मिलके फिर से एक आत्मा की यात्रा, आज हमारा फाइनल डे है, और आज हम लोग मानस शरीर के आगे का जानेंगे एंड पेरेंटिंग के ऊपर, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग क्या होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए। तो आज का हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज 11, इस बुक का 11 चैप्टर था, आज 11th डे है हमारा। तो आज आचार्य 10 मिनट पहले ही पीटर के पास आ जाते हैं और पढ़ने लग जाते हैं। अपने पसंदीदा, उनका जो जगह रहता है पीटर के घर में, वो जमीन पे बैठ के ही हमेशा कारपेट पे बैठ के पढ़ते हैं और वही बैठते हैं। तो आज ये लोग आखिरी बार मिले हैं। हम लोग भी पीटर और रिसेलू से आज हम लोग आखिरी बार मिल रहे हैं। और आचार्य ने कहा कि वो जो आप लोगों ने जो मानसिक स्तर पे, हम लोग भी होते हैं ना, बहुत बार बहुत लोगों से लगता है ना हम कनेक्टेड है, तो वैसे ही आचार्य भी पीटर के बोल रहे थे कि अब तक तुम और मैं मानसिक स्तर पे संपर्क बनाए हुए थे। इधर पीटर आचार्य जो है, एक तरह से दोनों गुरु शिष्य हो गए अभी तक, क्योंकि उनके माध्यम से पीटर को काफी कुछ ज्ञान मिला। तो पीटर ने कहा, आचार्य ने कहा पीटर को कि मानसिक स्तर पे हम लोग अभी तक संपर्क बनाए हुए थे पीटर, क्योंकि आचार्य से वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। लेकिन आज के बाद वो लोग ये नहीं कर पाएंगे। आज के बाद ये लोग मानसिक स्तर पे संपर्क बनाए नहीं रखेंगे। तो फ्रेंड्स, जब होता है कि उन्होंने कहा कि जब तक तुम मेरे से शिक्षा ले रहे थे तब तक मुझे अलाउ था, लेकिन अब मुझे अलाउ नहीं है कि मैं किसी के मन को झांक कर देखूं। इसीलिए आज के बाद तुम्हारा मेरा मानसिक संबंध टूट जाएगा। तो इसके बाद जो आचार्य है वो बताते हैं कि हर इंसान अपने कर्मों के लिए, और किसी के नहीं और किसी से नहीं, खुद के प्रति और अपने जन्मदाता, मतलब हमारे माता पिता के प्रति हम जवाबदेह होते हैं। बाकी हमें किसी को जवाब देने का जरूरत नहीं है, और हम किसी को जवाब दे, ऐसा नहीं होता दुनिया में। तो आज आचार्य पीटर को तीसरी मृत्यु के बारे में बताते। कल हम लोगों ने जाना ना, अलग अलग हमारी मृत्यु होती है। अभी तक हम लोग सिर्फ जानते थे कि हमारा भौतिक शरीर सिर्फ एकमात्र मृत्यु है, लेकिन अब हम लोगों ने जाना कि हमारी 3 मृत्यु होती है। तो एस्ट्रल वर्ल्ड के मृत्यु के बाद हम मानस शरीर में, मानस के बाद भी मृत्यु होती है। तो तीसरी मृत्यु के बारे में बताते हैं कि आत्मा अपने मानस शरीर छोड़ने के बाद एकमात्र हमारी स्थायी यान कौन सी है, किसी को याद है? आत्मा शब्द भी, एक्चुअली आत्मा भी बहुत लिमिटेड वर्ड है। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, पानी, एक ग्लास में जो पानी है, हम अपने आप को ये ग्लास में रखा हुआ सिर्फ पानी समझ रहे हैं, तो यही है आत्मा।
हम आत्मा से भी बियॉन्ड है, लेकिन एक सरल स्वभाव में बताने के लिए हम आत्मा शब्द ये कर रहे हैं। कारण शरीर, गुड पुष्पा जी, वंडरफुल, आपने बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। यस, तो हमारी जो स्थायी जो निवास है, जिसे कारण शरीर कहते हैं, उसमें हम लोग रह जाते हैं। और ये मनुष्य का स्थायी यान है, बोलते हैं ना परमानेंट। तो ये इंसान के पास तब से है जब से हम चेतना स्वरूप पशु जन्म से निकलकर, यानी समूह चेतना से निकलकर इंडिविजुअल समूह, ये था समूह चेतना। जब हम एनिमल किंगडम में थे, हम समूह चेतना में थे। अब हम इंसानी जन्म में, ये हो गया आपका सिंगल हैंड, जो सिंगल फिंगर जो मैं दिखा रही हूँ, मतलब हम लोग अब इंडिविजुअल चेतना में हम आ गए, अलग शरीर में जन्म लेते हैं। तो ये कारण शरीर हमारे पास तब से है, और यहाँ पे हमारा सारा डाटा रहता है, जो हम लोग बोलते हैं ना, टेलीपैथी हुआ, या फिर और भी क्या क्या शब्द यूज किया जाता है ना, कर्मा का, आपका कि आप लोगों ने पास्ट लाइफ का हम लोग जो देख पाते हैं, तो ये सब कारण शरीर में स्टोर रहता है फ्रेंड्स। तो ये वो जगह है जहाँ अलग अलग जन्म के अंतराल का समय हम लोग रहते हैं, बिताते हैं। तो ये कारण शरीर फ्रेंड्स वही जगह है। जैसे हम कहीं बाहर घूमने गए, हम अपने शहर, अपने घर वापस आते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर आगे की यात्रा कहीं करते हैं, तो ठीक उसी तरह हम लोग कारण शरीर में रेस्ट करते हैं, फिर आते हैं दूसरे शरीर में। ये कारण स्तर आत्मा का प्राकृतिक आवास है। तो ये कहा गया है कि यही हमारा घर है, एक इंडिविजुअल सोल के रूप में हमारा घर इसे कह सकते हैं। और फ्रेंड्स, तब वहां से क्या होता है कि हमारी जो एक अंश, हमारी एक अंश चेतना, जैसे हम कंप्लीट चेतना, जिसे हम बोल सकते पूर्ण आत्मा, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा पूर्ण आत्मा। हमारी पूर्ण आत्मा का एक अंश चैतन्य के निम्न स्तरों में आता है अनुभव प्राप्त करने के लिए। निम्न स्तर मतलब ये यहाँ पे बहुत डिवाइन, बहुत प्योर, बहुत अवेयर है। तो इसके अपने आपको छोटा करना पड़ रहा है ना, उसे अपनी सब चीजों को भुला देना पड़ रहा है, अपना इंडिविजुअल, उसकी जो लाइट है उसको कम करना पड़ रहा है नीचे आने के लिए, इसलिए निम्न स्तर कहा गया। लेकिन ये अनुभव प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए ध्यान में बहुत बार हम लोग अपने पूर्ण आत्मा से कनेक्ट होते हैं, मतलब वो जो कारण जगत में हमारा पूर्ण आत्मा है, उसका अंश धरती पे आता है, वो पूरा का पूरा नहीं, उसका एक अंश। जैसे इसे अगर मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए वीडियो गेम के बारे में हम लोग जानते हैं ना, अगर मान लीजिए कि आप वीडियो गेम बना रहे, रावण मूवी हम लोगों ने देखा था ना शाहरुख खान का, तो जब हम लोग वीडियो उसमें दिखाया था कि उसने एक कैरेक्टर बनाया था अपने जैसा, लेकिन वो रियल शाहरुख खान नहीं था, वो अपने जैसा था। और उसके अंदर उसने सारी चीज प्रोग्रामिंग फिट किया कि कैसा इसका कैरेक्टर होगा, कैसा ये क्या दिखेगा, किस तरह से होगा। ठीक उसी तरह हमने ही अपने आप को इस धरती पे भेजा, एक अंश को भेजा, और उसी तरह से किया। सब चीज डिसाइडेड था कि हम ऐसे जाएंगे, वैसे जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसके बारे में भी आगे डिटेल में हम लोग बात करेंगे। यस, तो फ्रेंड्स, पिछले जन्म के जो हमारे अनुभव रहते हैं, वो भी इस कारण शरीर से जुड़े रहते हैं ये। और हर जन्म में हमारे कारण शरीर में एक एक करके जुड़ते चला जाता है। एक्सपीरियंसेस, मान लीजिए हमारा इस जन्म का क्या एक्सपीरियंस हुआ, हम लोगों ने क्या लर्निंग ली, ये सब कारण शरीर में जुड़ता जाता है, जिससे हर अगला जन्म हमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस हम लोग लेते रहते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में हम लोगों ने ये ले लिया, वो ले लिया, तो अब नया एक्सपीरियंसेस। और उसके बाद बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण सबक ये है कि हम केवल अपने और सिर्फ अपने प्रयासों से ही हम इवॉल्व हो सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं फ्रेंड्स। किसी और के प्रयास से नहीं, खुद के प्रयास से हमें ही अपने इवोल्यूशन के लिए प्रयास करते रहना है। अगर आप खुद ध्यान नहीं करोगे, आपके बदले आप किसी पंडित को, किसी आपके बच्चे को, आपके पति को, आपकी वाइफ को आप ध्यान में बैठाएंगे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपके बदले आप किसी और को स्वाध्याय कराओगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, आपको थोड़ा पुण्य का खाता में
पुण्य का भागीदारी आप जरूर मिलेगा, अच्छा कर्म आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपकी इवोल्यूशन नहीं होगी जब तक आप खुद सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय, ध्यान आप खुद नहीं करोगे। तो फ्रेंड्स, अपनी इच्छाओं को बहुत हमें बड़ा रखना है। हमें पता ही नहीं है कि हमारी इच्छा क्या रखनी चाहिए। अभी तक हमें लगता है बस अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने। बहुत लोगों को देखते हैं ना, सिर्फ वो लोग गहने के पीछे इतना रहता है कि मेरा डायमंड का इतनी बड़ी बड़ी, मेरा मरने से पहले मेरे पास डायमंड का, ये अच्छी बात है, भौतिक चीजें को शौक हमें होना चाहिए, लेकिन अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए हमें। और आपकी अगर इच्छा ऐसी हो कि पूरे विश्व में एक जबरदस्त बदलाव आए, विश्व में हर इंसान खुश रहे, हम लोग जो स्वर्ग की बात करते हैं वो स्वर्ग समान, ये धरती ही क्यों ना स्वर्ग बन जाए, हर इंसान क्यों ना स्वर्ग जैसा देवता बन जाए। अगर आपकी इच्छा इतनी बड़ी हो जाए तो बाकी सब इच्छा आपकी ऑटोमेटिक पूरी हो जाती है। तो हमें अपने विचारों को हमेशा बड़ा रखना है। इसके बाद जो फ्लाइट वाली पिक्चर थी ना, वो प्लीज शेयर करिएगा। यहाँ ये चीज आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात और बहुत सुंदर बात बताया गया है। कारण स्तर पर जो हमारा परमानेंट बॉडी है, कारण स्तर पर फ्रेंड्स, भूत, वर्तमान और भविष्य एक ही है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक है। हम लोग अभी सोच रहे हैं ना, ये हमारा प्रेजेंट है, वो हमारा पास्ट था, आने वाला कल हमारा फ्यूचर है। कारण शरीर से जब आप अपने आप को देखेंगे, सब कुछ सेम चल रहा है, यही मेरा पास्ट, यही मेरा प्रेजेंट, यही। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। और एक मूवी है, आप उसे मूवी के द्वारा समझने के लिए देख सकते हैं, इंटरस्टेलर। उसमें लास्ट की तरफ में ये चीज दिखाता है, जिसे हम लोग फिफ्थ, कारण शरीर को हम लोग फिफ्थ डायमेंशन के रूप में भी जान सकते हैं। 5D, 5D से हमें 3D, जब मान लीजिए अभी आप नीचे की सीढ़ी में हैं, आपको धरती कितनी कितनी दिखेगी, इतनी सी। लेकिन जब आप काफी ऊपर सीढ़ी में आ गए, आपको नीचे का सब चीज दिखेगा, दूर दूर तक दिखेगा। तो यहाँ पे ये चीज बताया, मान लीजिए आप एक नदी की कल्पना करें जो थोड़ी दूरी पर कभी टेढ़ी टेढ़ी ऐसे ऐसे होता ना, घूमता रहता नदी, वैसी है। तो जो नदी में मान लीजिए एक स्टीमर चल रहा है और उसमें एक आदमी बैठा हुआ है स्टीमर पे, तो वो कितना देख सकता है। जब वो स्टीपर में बैठा, स्टीमर चल रहा है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा क्या होता है ना, मोड़ से जो पीछे का छूट गया वो, और आगे जो आने वाला है उसे सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा है कि हाँ ये खत्म हो गया और ये आ रहा है, तो इतना ही दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, जो हम लोग भौतिक शरीर में है, 3 डायमेंशनल। यहाँ से हम ऐसे ही देख पाते हैं चीजों को, बहुत छोटा रूप में देख पाते हैं। और मान लीजिए एक व्यू आपको और दिया जा रहा है फ्लाइट से, आप ऊपर हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, किसी चीज में आप अगर आप बैठे हैं, तो आपका व्यू कैसा होगा। आपको सब चीज एक साथ दिखाई देगा ना, कि स्टीमर से पीछे का भाग, आगे का भाग, उसका कैसे वो चल रहा है, आपको पूरा कंप्लीट व्यू ऊपर से देख रहे हैं आप। लंबी नदी को भी देख पा रहे हैं, इधर का भी देख पा रहे हैं, उधर का भी देख पा रहे हैं, और हर मोड़ पे वो कैसे बदल रही है, सब चीज को भी देख पा रहे हैं, और पीछे के भाग को भी देख पा रहे हैं, आगे को भी देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह जब हम कारण शरीर में हैं, वहां कुछ भी अलग नहीं है, ना कोई पास्ट है ना कोई फ्यूचर है, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है, वर्तमान में है। तो फ्रेंड्स, जो अविकसित या फिर जो विकसित मनुष्य की तुलना हम इस तरह से कर सकते हैं, मान लीजिए जो अविकसित आत्माएं हैं, जिनकी सोच हम लोग अगर अपना लिमिटेड रखते हैं, तो हम स्टीमर में बैठे हैं, और जो विकसित आत्माएं हैं उसके साथ अगर हम तुलना करें, तो वो हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ चीजों को देख रहा है। इसीलिए फ्रेंड्स, हम लोग जब ध्यान करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ, ना पास्ट की चिंता ना फ्यूचर की चिंता। क्यों? क्योंकि जब हम प्रेजेंट में आते हैं, हम कारण शरीर में टैप करते हैं अपने, तो हम आगे की कुछ भी, तभी तभी वो सब चमत्कार होती है ना, कोई अपने पास्ट लाइफ देख लेते हैं, कोई अपना ब्रह्म ज्ञान खुल जाता है, क्योंकि हम इन सब परत से हट के कारण शरीर में चले जाते हैं। इसीलिए ध्यान के दौरान हमें
पास्ट का विचार या फ्यूचर की चिंता नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अपनी सांसों को देखते हुए प्रेजेंट मोमेंट की में आना चाहिए और प्रेजेंट में बने रहना चाहिए। तो कारण जगत में पहुंचकर आत्मा को उसके पूर्व जन्म का पूरा रिकॉर्ड दिखाई देता है। पूरा उसने अपने पास्ट लाइफ में उसका क्या क्या था, सब कुछ उसे बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। और ये बिल्कुल ऐसा ही है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए प्रोजेक्टर पर कोई फिल्म दिखाई जा रही है। हम लोग जब कोई मूवी देखते हैं तो हमें सब चीज क्लियर दिखाई देता है ना, तो ये ठीक उसी तरह से है। इन चित्रों को देखकर उसे ठीक ठीक पता चलता है कि पिछले जन्म में कहाँ वो गलत था और कहाँ तारीफ लायक था, क्योंकि अभी उसका पूरा जन्म को एक पर्दे पे दिखाया जा रहा है। तो वो देख सकता है ना, मैंने कहाँ मिस्टेक किया, कहाँ मुझे ठीक से चीजों को करना था। तो इस तरह से हम सबको अपने हर जन्म के बाद अपना पिछला रिकॉर्ड इसी तरह से हमेशा दिखाया गया है फ्रेंड्स, और सबको दिखाया जाता भी है। तो उसे फिर हमें ये भी लगता है कि अगले जन्म में क्या होने वाला है, क्या करना है, तो उन्हें वो भी दिखाया जाता है कि देखो तुम्हारे पास एक ऑप्शन ऐसा है, इससे ये होगा। जैसे हम लोग एक मूवी बनाने से पहले पूरा स्क्रिप्ट रहता है ना, हमारे लिए भी पूरी स्क्रिप्ट रेडी रहती है कि हम आगे जाने वाले जन्मों में कौन सा कैरेक्टर करेंगे। जैसे अमिताभ बच्चन को रोल से पहले बोला जाता ना, इस बार कैसा होगा, दाढ़ी होगा, गरीब का रोल होगा, अमीर का रोल होगा, काला होगा, गोरा होगा, अंधा होगा, गूंगा बहरा रोल करेगा, कैसा। ठीक उसी तरह से हमें भी बताया जाता है, पूछा जाता है, ऑप्शन दिया जाता है। तो इस तरह से होता है। तो इसके बाद कारण शरीर जो होता है फ्रेंड्स, कारण शरीर में अब वह संकल्प लेता है कि अगले जन्म जब वो जाएगा धरती पर, इस बार वो नहीं हारेगा। और उसने जो सबक लिया है, जो उसके ज्ञान भंडार में, यानी कारण शरीर को फ्रेंड्स ज्ञान भंडार भी कहा गया है। तो उसके ज्ञान भंडार में जो भी कुछ है जमा हो जाता है। इस भंडार में उसके पूर्व जन्मों के सभी पूर्व जन्म के सारे अनुभव, सारा चीज उसमें जमा रहता, संचित रहता है। तो इसीलिए इसे ज्ञान भंडार कहा गया। अब बताते हैं कि वो आत्माएं जो इस आदर्श मनुष्य की अवस्था तक पहुंच चुकी है, कभी कभी अपनी इच्छा से ये निर्णय लेती है कि वे चेतना के निम्न स्तरों पे नाता बनाए रखेंगे, क्योंकि उन्हें मानव जगत से, मानव जाति से प्रेम है, मानवता के विकास में मदद करने की इच्छा है। और अच्छी बात तो ये है कि महान आत्माएं भी इसी जो मानव की जो प्रगति हो रही है ना फ्रेंड्स, इसमें कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो अगर उनका ये रोल नहीं रहता ना फ्रेंड्स, तो आज इंसान जितना ज्यादा इवॉल्व हो रहा है, हुआ है, इतना शायद नहीं हो पाता। जैसे एग्जाम्पल गौतम बुद्ध है, कृष्ण है, महावीर है, जीसस है, ऐसे बहुत अनगिनत आत्माएं हैं जो सिर्फ इंसान से प्यार की वजह से वापस से है। और अभी साक्षात हमारे गुरु पत्री जी हैं, उनसे जब आप मिलेंगे, कभी ऐसा मौका लगेगा, तो आप खुद देख पाएंगे कि वो निस्वार्थ भाव से जिस तरह से काम कर रहे हैं, और हमें भी ये ज्ञान दे रहे हैं कि एक ही उनके अंदर है कि निस्वार्थ भाव से बस कर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आत्माएं आती हैं और हमें विकास मार्ग पे आगे जाने के लिए हमेशा राह दिखाती है। तो इस नए जन्म में वह जो मानव शरीर लेकर आता है, मान लीजिए कल जैसे मैंने आपको बताया था कि हम आत्मा सोच सकते हैं अपने आप को कि हम एक नग्न शरीर है हम, और उसके ऊपर हम पहला शरीर जो लिए मानस शरीर, तो उसमें क्या होता है, उसमें उसके सभी पूर्व जन्मों के जो ज्ञान है वो भरा रहता है। तो इससे पता चलता है कि हम समझ सकते हैं, कितना बार होता है ना, कुछ लोग इस भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं ना, बहुत अलग टाइप के होते हैं, सबकी बुद्धि अलग अलग रहती है। तो क्यों रहती है, इस चीज से आप समझ सकते हैं, क्योंकि सबका मानस शरीर जो है डिफरेंट होती है, क्योंकि सबके अपने पिछले जन्म के संस्कार है, पिछले जन्म के ज्ञान भंडार है, इसलिए सबका मानस शरीर बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। उसके बाद हम सूक्ष्म शरीर रूपी ड्रेस पहनते हैं। तो फ्रेंड्स, सूक्ष्म शरीर में
सूक्ष्म जगत में रहते हुए उसने जो काम किए थे, जैसे कि हम लोगों ने देखा था ना कि बहुत कुछ आत्मा वहां करती है, तो उनके परिणाम इस नए शरीर में जुड़ जाता है। मान लीजिए हम लोगों ने अभी इस जन्म में रहा और सूक्ष्म शरीर में हम लोगों ने गाना सीखा, स्वाध्याय किया, पेंटिंग सीखा, कुछ भी हम लोगों ने किया, तो उसका जो आनंद है, उसका जो इंटरेस्ट है, वो हमारे उसमें रह जाता है। और जब हम भौतिक शरीर में आते हैं, तो अगर हम उसको अपना प्रोफेशन बना ले, हमारे मन में एक इच्छा रहती है कि हम इसी प्रोफेशन को लेके आगे काम करें, ऐसी तीव्र इच्छा हमारे अंदर होती है। तो जो कोई इसे आगे बढ़ाता अपने उस पैशन को, वो फिर आगे बढ़ता भी है। और जो उसे नहीं सुन के सिर्फ पैसे कमाने के लिए ऐसा कोई काम करता है जो उसे पसंद नहीं है, तो वो उसको विकास मार्ग पे आगे नहीं लेके जाता। लेकिन अगर कोई अपना पैशन को फॉलो करता है, जो उसे पसंद है, उसे फॉलो करता है और उसमें आगे बढ़ता है, तो वो उस लाइफ उसके लिए बहुत इजी हो जाता है, सरल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, नया सूक्ष्म शरीर जो होता है पुराना शरीर से कई अधिक संवेदनशील होता है। हर नया शरीर पहले से और बेटर, पहले से और बेटर, पहले से और ज्यादा वो होता है। तो अब भौतिक शरीर, कारण शरीर हो गया, मानस शरीर हो गया, सूक्ष्म शरीर हो गया, अब भौतिक शरीर ओवरकोट हम प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो भौतिक संसार में किसी परिवार में मान लीजिए कोई सामान्य रूप से जन्म लेने के माध्यम से ही हम पा सकते हैं। जो हमारा ये जन्म और मरण की प्रक्रिया है, तो किसी भी संसार के किसी भी घर में हम जन्म लेने से ही ये भौतिक शरीर को हम पा सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि नया शरीर पिछले जन्म वाले उसके शरीर से बेहतर हो, सेम हो। हर बार हमें नया शरीर मिलता है और स्क्रिप्ट और प्लान के हिसाब से मिलता है। इस नया जन्म में उसे क्या सीखना है, इस पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, पहले हमें स्थान निर्धारण किया जाता है कि हम कौन से जगह जन्म लेंगे, अमेरिका में, इंडिया में, या फिर कहीं पे भी अलग अलग जगह पहले जगह निर्धारण किया जाता है। कौन से परिवार में जन्म लेंगे वो निर्धारण किया जाता है। इस तरह से अलग अलग हर चीज को चूज किया जाता है। और फिर ये भी देखना होता है कि उस आत्मा को स्वस्थ जीवन जीना है या वो बीमारी से जिएगा। बहुत आत्माएं एक तो शरीर में आने के बाद सही नहीं चलने के कारण बीमार होते हैं, और कुछ आत्माएं पहले से ही बीमारी को चूज करके आते हैं कि मैं इस बीमारी से बाहर निकल के कुछ क्रांति लाऊंगा। वह खूबसूरत होगा या फिर सिंपल सा होगा, दिमाग कैसा होगा, माता पिता कैसे होंगे, तो ये सब हम लोग अपने परिवार में जो हमारा एनवायरनमेंट है, खुशी होगा, दुखी होगा, कोई हमें पोक करने वाला होगा, तो ये सब चीज हम चुन के आता है। आत्मा को ऐसी माँ मिलेगी जो बच्चे से प्यार करेगा या फिर नहीं करेगा। इस तरह से हम विकास मार्ग में आगे चलते हैं और सब कुछ हम चुन के आते हैं फ्रेंड्स। और जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, बच्चे को अपने पूर्व जन्म से मान लीजिए कोई संगीत प्रेम को आगे बढ़ाने में अगर उसे इंटरेस्ट रहता है, तो एज ए पेरेंट्स हम लोगों ने ये पहले भी जाना था कि संगीत प्रेम को आगे बढ़ाने में या कोई भी चीज उसके हो, उसे हमें जरूर इनकरेज करना चाहिए, हमारा सपोर्ट देना चाहिए। हमें उसे रोक टोक नहीं करना चाहिए। इतना होता है ना, हम हर चीज रोक टोक करते हैं, तो इसमें बताते हैं ये भी होता है, प्लान करके हम आते हैं कि हमें रोक टोक करने वाले माता पिताएं मिलेंगे या फिर हमें फ्रीडम देने वाले माता पिता मिलेंगे। तो ये सब हम प्लान करके आते हैं। और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स, बच्चे का जन्म होता है, मतलब एक जो चेतना है उसका जन्म होता है इस भौतिक शरीर में। अब आत्मा का काम है अपने जीवन को, अपने जीवन की जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को पार करना, और वातावरण की जो विषमताएं हैं, वातावरण में जो आपके लाइफ में सब चीजें सही नहीं है, प्रॉब्लम है, इन सब को ठीक करना है आपको। और अपने बुद्धि से, अपने समझ से, जो आपने इतने पिछले जन्मों में लिया, इतना कुछ किया,
तभी आप इवोल्यूशन के प्रोसेस में आगे बढ़ पाते हैं। जैसे हर बार बच्चे को मैंने कहा था, आप लोगों को एग्जाम पेपर दिया जाता है, तो जब तक उस एग्जाम पेपर को हम पास नहीं करेंगे तो ये हमारे साथ चलता रहता है। अब आज के चैप्टर का मेन पॉइंट जो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों के बारे में, पेरेंटिंग के ऊपर, तो ये अब बताते हुए इंडियन मॉन्क कहते हैं कि मैं आखिरी बात तुम्हें अब बच्चों के बारे में बताना चाहूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरह से स्पिरिचुअल पेरेंटिंग को इस बुक में दिया गया है फ्रेंड्स। मैंने भी पिछली बार शायद इतना नोटिस नहीं किया, इस बार जब मैंने पढ़ा तो मैंने बहुत अच्छे से देखा कि वाओ, इस बुक में तो स्पिरिचुअल पेरेंटिंग को इतना अच्छे से दिया गया है। तो बच्चों का सही पालन पोषण करना बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बताया है। क्योंकि एक एक माता पिता किस तरह से पेरेंटिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से आप सोचिए कि वो जो चेतना है, बहुत डिपेंड करता है कि वो चेतना कितनी विकास मार्ग पे आगे बढ़ पाएगी, कितना रेडी है। तो ये माता पिता पे बहुत डिपेंड करता है। मनुष्य के अब विकास में जिन्होंने इनर चाइल्ड किया है उन्हें ये बात पता है, और जिन्होंने नहीं किया है इस बात को समझ सकते हैं कि 7 वर्षीय कुछ कालखंड आते हैं जिनमें प्रत्येक में हमें नई शक्तियां तथा नए गुण बच्चे को मिलती है। तो ये 7 खंड होते हैं फ्रेंड्स बच्चों के लाइफ में। तो मान लीजिए जो पहला खंड होता है वो 7 साल तक होता है, फिर नेक्स्ट 7 से 14 साल, फिर 14 से 21वें साल। तो ये 7-7-7, ये 3 खंड के बारे में बताया है। तो ये इनर चाइल्ड में भी बताया जाता है हमें, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है एक बच्चों के लिए। तो माता पिता को 21 वर्ष की आयु तक बच्चों के मार्गदर्श, मतलब उन्हें हमें अपना मार्गदर्शन में रखना चाहिए, बच्चों को उनके फ्रेंड बन के रहना चाहिए, ना कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई होता ना, हम लोग बहुत जो कहते हैं ना, तुम बच्चे हो तुम्हें इतना नहीं पता। लेकिन फ्रेंड्स, वो शरीर से बच्चा है लेकिन वो भी उतना ही विकसित है, शायद आपसे ज्यादा विकसित आत्मा है। तो उसे बच्चा ना समझे, उसे वो भी उसी तरह का विकसित आत्मा है जो शरीर में बच्चा के शरीर में है। तो उसका मित्र फ्रेंड बन के उससे हमें रहना चाहिए, ताकि तब तक उसके जो अदृश्य शरीर पूरी तरह से विकसित हो जाए। सिर्फ हमारा ये फिजिकल बॉडी नहीं है, आप सब जानते हैं, अब हमारे काफी सारे बॉडीज होते हैं, 7 बॉडीज होते हैं। तो पूरी तरह से विकसित 21 साल के बाद होता है। तो तब तक हमें उनको पूरा सपोर्ट देना चाहिए। और इसके बाद उनके ऊपर से माता पिता का जो बताते हैं ये यहाँ पे आचार्य, कि माता पिता का नियंत्रण समाप्त हो जाना चाहिए बच्चे के ऊपर से। उसके बाद भी हमें बच्चों को कंट्रोल करते रहना नहीं चाहिए हमेशा, ये सही ये गलत। अब बच्चा को हमें फ्रीडम देना चाहिए कि वो अपने लाइफ में क्या चूज करता है। तो हमें उसे तभी अपना राय, अपना परामर्श तभी देना चाहिए जब आपसे मांगा जाए। पेरेंट्स को भी अपने बच्चे को तभी बताना चाहिए कुछ 21 साल के बाद, जब वो आपसे मांगे, जब आपसे पूछे। तो फ्रेंड्स, यहाँ और बताते हैं आचार्य कि मनुष्य के विकास के पहले जो 3 वर्षीय, ये जो मैंने आपको बताया ना कालखंड होते हैं, जन्म का समय जब शरीर के अंगों का निर्माण कार्य पूरा हो जाता, वहां से लेकर 7 साल, तो ये हो गया पहला खंड। और जब बच्चे की दूसरी दांत आ जाती, दूध की दांत, दूसरा दांत बोलते हैं ना, दूध का दांत गिर के फिर दूसरी दांत जो आती है, उसे दूसरा कालखंड कहा गया है, जो कि 7 से 14 वर्ष तक की होती है। जब वह अब यूथ अवस्था में, एक यंग अवस्था में वो फिर प्रवेश करता है, इसे कहा जाता है तीसरा खाल तीसरा कालखंड। 21वें वर्ष तक की अवस्था जिसमें उसका मानस शरीर पूरी तरह विकसित होकर कर्म करने लगता है। तो अब जाके ये जो चेतना है ये पूरी तरह से एक जो इंडिविजुअल सोल के रूप में पूरी तरह से डेवलप होती है 21 साल तक। तो जिनके भी बच्चे हैं, छोटे बड़े जो भी है, तो हमें इन सब चीजों को फॉलो करना है। और उसके बाद बताते हैं कि 14 से फिर 21वें साल तक की आयु में बच्चों की जो है ना
इच्छाएं बहुत बढ़ जाती है। तो माता पिता के लिए इन सब से निपटना एक चैलेंजिंग हो जाता है ना उस समय, कि अब बच्चों को थोड़ा उनके अब इच्छाएं, उनकी डिमांडिंग, ये सब चीजें अब बढ़ने लगती है, अलग सी होती है। अब वो इंडिविजुअल रूप में लोग माता पिता से चीजों से करते हैं, तो हमारे लिए एज ए पेरेंट्स थोड़ा कठिन होने लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आचार्य बताते हैं कि उस समय हमें धैर्य रखना है तथा उनकी बात को समझना सीखना पड़ता है कि वो क्या बोल रहे हैं। फटाफट हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, फटाफट अपने बिलीफ सिस्टम को उनके ऊपर थोपना नहीं है। हमें बहुत ही अच्छे से बच्चों को भी समझना है। और बच्चे भी हमारे टीचर है, हमारे गुरु हैं फ्रेंड्स। तो वो जो बोलते हैं, वो जो उनसे अगर हमें चिढ़ मच रही है, उनके ऊपर हमें गुस्सा हो रही है, तो वो भी हमें अपना चेकिंग करते रहना है। तो गलतियां उनसे भी होंगी, हमसे भी होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम भी सबक सीखते हैं, हम भी ग्रो करते हैं। सिर्फ बच्चे का नहीं, हम भी एज ए पेरेंट्स उन बच्चे को चूज किए हैं क्योंकि हम ग्रो कर सकें। उसके बाद बताते हैं, माता पिता को बच्चों के पालन पोषण जैसे महत्वपूर्ण विज्ञान को समझना चाहिए, उसके ऊपर हमें अध्ययन करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। तो स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के ऊपर बहुत बुक्स है, ओशो के बहुत अच्छे अच्छे बुक्स है, हमें उन पे स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हम एक बेटर पेरेंट्स बन के हम आ सके और हम भी अपने लाइफ में ग्रो कर सके। क्योंकि फ्रेंड्स, हम भी खुद भी अभी विकास मार्ग पे एज ए पेरेंट्स, हर पेरेंट भी अपने विकास मार्ग पे अपने अपने अनुभवों के साथ आगे बढ़ रहा है। तो हम भी परफेक्ट नहीं है, हमें भी सब कुछ पता नहीं है। तो जब हम इन सब चीजों के बारे में स्वाध्याय करते हैं, इन्हें अपने ज्ञान भंडार में शामिल करते हैं, तो हम भी विकसित होते हैं, हमें हमारे विकास मार्ग में हेल्प करते हैं, और हमारे बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो उसके बाद बताते हैं जो आचार्य हैं पीटर को, कि मनुष्य को ये सबसे बड़ा काम दिया गया है कि वह बच्चों की आवश्यकता और उनकी उचित मार्गदर्शन करे। हम लोग तो ये, अगर हमारे घरों में बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, तो ये आपके लिए, हमारे लिए सबसे बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बड़ा काम हमें दिया गया है। और कर्म सिद्धांत के अनुसार माता पिता को ये काम करना ही है। तो ये भी हमारे कर्म का ही, कर्मा जो हमारे है पास्ट लाइफ के, उसका ही फल है, हिस्सा है। उस बच्चे को हम कैसे ट्रीट करते हैं, किस तरह से ग्रो करते हैं, उस बच्चों के साथ हमारी क्या लर्निंग है, तो ये सब हमारे कर्म को भी बहुत इफेक्ट करेगा फ्रेंड्स। और इस पर उनकी विकास मार्ग की यात्रा भी तेज या धीमी कैसी होगी, वो भी निर्भर करेगा। हम बच्चों के साथ कैसा करते हैं, बच्चे हमारे साथ कैसा करते हैं, ये सब में दोनों ही तरफ का विकास मार्ग डिपेंड करता है। और यहाँ पे बताते हैं कि एक सफल माँ बनने के लिए उन्हें जो हम सबको और भी कई विषयों पर गंभीर अध्ययन करना चाहिए, ताकि हम जो प्रकृति के ये जो रहस्य हैं, क्या है, हम क्यों माता पिता बने, क्यों एक बच्चे को पालन पोषण करें, और भी बहुत कुछ, ये जो पूरी प्रकृति है ना फ्रेंड्स, ये एक रहस्यमय विद्या है, एक रहस्य है। इन रहस्य को हम समझ सके, इसलिए हमें गंभीर अध्ययन करना चाहिए। और ये अध्ययन अकेले उन्हीं को नहीं, बल्कि उनके हस्बैंड्स को भी करना चाहिए। ज्यादातर जो मेल्स होते हैं वो सोचते हैं एक बच्चे को पालना सिर्फ उसकी माँ की जिम्मेदारी है, उसकी माँ को इन सब चीजों के ऊपर करना चाहिए। लेकिन यहाँ इंडियन मॉन्क बताते हैं कि उनको उनके पतियों को भी करना चाहिए, क्योंकि परिवार का जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम दोनों की जिम्मेदारी है। एक हस्बैंड और एक वाइफ, दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद बताते हैं कि बच्चे, आप सब के घर में बच्चे होंगे ही, आसपास भी होंगे, तो आपको पता है कि बच्चे नकल करने में बहुत माहिर होते हैं ना। पेरेंट्स या घर के बड़े जैसे करते हैं, एज इट इज वो नकल करते हैं।
इसलिए माता पिता को अपने ही उदाहरण से अपने बच्चों को हम अच्छा चीज सिखा सकते हैं या बुरा चीज सिखा सकते हैं। तो एग्जाम्पल आपको बनना है फ्रेंड्स। तो माता पिता ऐसा कुछ ना करें जो वे नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नकल करे। जो माता पिता को नहीं चाहिए बच्चे के अंदर क्वालिटी, वो खुद भी ना करे। और बच्चे के प्रगति करने में ये देखना होगा कि बचपन से ही घर में दो चीजों पर बहुत खुली चर्चा होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात इसमें बताई है। हम पेरेंटिंग का सोचते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है। तो यहाँ बोलते हैं कि दो चीज पे बहुत खुली चर्चा होनी चाहिए, एक है सेक्स और एक है धर्म। तो अपने जो भी है विद्यार्थी काल में सभी ने, हम जब अपने स्कूल में थे, हम सब भी फ्रेंड्स अपने स्कूलों में हम लोगों ने इसके इन सब के बारे में हमें बताया गया है, इन सब के बारे में हमें पढ़ाया गया था ना कि क्या होता है। बायोलॉजी वगैरह में हमें बताया था शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को, और मेल फीमेल के डिफरेंसेस को समझाया गया था। तो अपने विद्यार्थी काल में हम सब ने विज्ञान को पढ़ा था। उनमें हमने जाना कि वनस्पति, पशु तथा मानव जगत में प्रजनन कैसे होता है। तो बच्चे की आयु और उसकी समझ को देखते हुए हमें इस सिद्धांत को उन्हें थोड़ा बहुत समझाते रहना चाहिए। और बहुत छोटे बच्चों को परियों और पेड़ पौधे की आकर्षक कहानियां सुनाकर ये सब बात हमें समझा सकते हैं। और यहाँ पे बताया है कि सबसे अच्छी चीज है फूलों की कहानी सुना के, फ्लावर्स, फूलों की कहानी सुनाकर हम बच्चों को प्रजनन प्रक्रिया को आगे कैसे होती है इसके बारे में हम आसानी से उनके मन में चीजों को डाल सकते हैं। कि बच्चों के मन में एक सवाल होती है ना किस तरह से ये सब चीजें होती है, तो फूलों की कहानी सुनाकर उनको प्रजनन प्रक्रिया को आसानी से हम समझा सकते हैं। तो ये पेरेंटिंग का बहुत सुंदर सुंदर टिप्स इसमें दिया गया है, इसे हम जरूर फॉलो करें। जीसस, महात्मा बुद्ध तथा अन्य धर्म प्रवर्तकों के रूप में धरती पर बहुत समय के लिए बहुत सारे धर्म गुरु आए हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हें ही हम गुरु के नाम से हम लोगों ने इन्हें संबोधित किया है। और इन्हीं गुरुओं के जीवन से इन बच्चों को हम धर्म की उपदेश सीखने दिए जाते हैं। हम सिखा सकते हैं ना उनके एग्जाम्पल से। हम ध्यान के बारे में बच्चों को जोड़ सकते हैं। हम कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लें, कृष्ण अपने बचपन से ध्यान कर रहे, राम अपने धर्म बचपन में उन्हें गुरुकुल में भेजा गया, वहां से वो ध्यान सीखे। हनुमान को उनकी माँ ने पहली बार उन्हें अपने सांस के साथ बैठना सिखाया। तो इस तरह से हम उन्हें ध्यान से जोड़ सकते हैं। धर्म गुरुओं के एग्जाम्पल से हम बच्चों को, स्वामी विवेकानंद है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके एग्जाम्पल से हम बच्चों को चीजों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और हम भी इसके लिए प्रयास करते हैं बच्चों को। इसी तरह से हम लोग हर सैटरडे क्लास रहता है जिसमें हम बच्चों को इन सब चीजों के बारे में एडुकेट करते हैं और उन्हें ध्यान से जोड़ने की एक छोटी सी कोशिश हम लोग भी करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, भौतिक संसार में असंख्य जीवन हमें बिताना जरूरी है ताकि हमें सब प्रकार के अनुभव मिल सके। एक्सपीरियंसेस लेना एक चेतना के लिए बहुत जरूरी होता है ताकि उसके बाद जन्म मरण की हमें और आवश्यकता नहीं रहे। उसके बाद हम इन सब चीजों की अनुभव को लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बुक से और इस विजडम से भी हम लोगों ने ये जाना है, समझा है, और इसे हमें जीना है कि मृत्यु से डरने की कोई बात नहीं है। तो मृत्यु कोई डरने वाली चीज नहीं है। ये तो चेतना जो है, चेतना का एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाने का नाम है, जिससे हमें डरना नहीं चाहिए। जैसे हम अभी कोलकाता में हैं, अगर आपके बच्चे, आपके रिलेटिव, हमको पता है कि वो अब बॉम्बे शिफ्ट हो गए, तो हमें पता है वो बिल्कुल सेफ है, बस वो कोलकाता में नहीं है, अब वो मुंबई में है। ठीक इसी तरह कोई का भी अंत नहीं होता है। हर कोई विकास मार्ग पे और अपनी अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है।
और जीवन की जो विषमताएं हैं, जो उतार चढ़ाव है, किसी ईश्वर ने हमें नहीं दी है, किसी ईश्वर ने नहीं बताई है, जो किसी का पक्ष लेता है और किसी का पक्ष नहीं लेता है फ्रेंड्स। तो प्रत्येक मनुष्य के यात्रा की उन अवस्थाओं के कारण ही ये सब होता है जहां आज हम खड़े हैं। हमारे लाइफ में कोई भी चैलेंजेस है, हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, हम कोई भी ऐसे सिचुएशन फेस कर रहे हैं, हम गोरे हैं, हम काले हैं, हम लंबे हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, हमारे रिलेशनशिप में कुछ सही नहीं है, हमारे बिजनेस में कुछ सही नहीं है, कुछ भी ऐसा बोल लीजिए। तो ये सब अब हम लोग जानते हैं इस बुक के द्वारा कि हमारे ही कर्मों के फलस्वरूप है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और अपने कर्मों को, अपने विचारों को अब हमें ऊपर उठाना है। और लास्टली आचार्य बताते हैं कि ये याद रखना है कि जो पीटर को बताते हैं कि तुम्हें जो ज्ञान मिला है, या हम सबको फ्रेंड्स ये जो ज्ञान मिल रहा है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। तो तुम्हारा उन लोगों के लिए भी कुछ कर्तव्य है जो तुम्हारे जितने भाग्यशाली नहीं है। और इस बात को ईमानदारी से याद रखना, सच्चा ज्ञान हमें हमेशा बांटना चाहिए। उसे अपने पास सिर्फ और अपने लाभ के लिए बांध कर हमें नहीं रखना है और ना रखना चाहिए। इस ज्ञान को बांटने से तुम्हें भी खुशी होगी और उनकी भी मदद होगी जिसको ये ज्ञान के अभाव से उनके लाइफ में प्रॉब्लम है। तो तुम्हारी इस बात से मदद मिलेगी, तुम्हें भी मदद मिलेगी। तुम ये भी पाओगे कि सभी लोग तुम्हारे द्वारा दिए जाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को लेना, उनको होगा कि हम देना तो चाह रहे, जैसे हम इस बुक के इसमें भी देख रहे हैं कि बहुत लोगों को मैं देना चाह रही हूँ, मैं माध्यम बन के दे रही हूँ। ऑब्वियसली मैं, ये जो है पीटर रिसेलू और आचार्य का इतना बड़ा ज्ञान है, जो मैं सिर्फ एक माध्यम बनी हूँ इसे देने के लिए, लेकिन हर कोई इस अमूल्य ज्ञान को लेने के लिए रेडी नहीं है और ना वो लोग लेना चाहेंगे। पर 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 हमें बांटते रहना है। शायद शायद वे लोग उस अभी इस ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं और इस ज्ञान को पाने के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन उनकी जो चेतना है, उनकी चेतना में एक बीज जरूर डल गई है। तो वो जब भी ऐसा कुछ होगा, उनको ये बीज एक दिन पेड़ बनेगा और एक दिन फल फूल जरूर देगा। तो हमें अपना कर्म करते रहना है, सामने वाला ले ना ले उनकी इच्छा है, हमें बांटते रहना है। तो इसके साथ साथ आचार्य का अब विदा लेने का समय आ गया है और भविष्य में भी उन्होंने कहा अब पीटर को कि अब भविष्य में अगर कभी तुम मेरी सहायता की जरूरत हो तो मेरे बारे में एक विचार बनाना। प्रबल एक होता है ना, बहुत हम, एक होता है कि किसी को हम सिर्फ ऐसे ही सोचे और एक होता है कि बहुत ज्यादा मन कर रहा है किसी को मिलने का। तो एक स्ट्रॉन्ग विचार स्वरूप बनाना और मुझे संपर्क करने की इच्छा एक मन में करना, तो मैं तुमसे जरूर संपर्क बनाऊंगा, मैं तुमसे जरूर किसी भी तरह से मिलने आऊंगा। तो फ्रेंड्स, जब शिष्य रेडी होता है तो उसे टीचर, एक मास्टर उसे जरूर जरूर उसके लाइफ में अपेयर होते हैं। तो ये बात सच है, क्योंकि जब भी कोई मुश्किलें आती हैं तो हम कोई भी कभी भी अकेले नहीं होते हैं। हमारे साथ बहुत ऐसी आत्माएं, बहुत ऐसी चेतनाएं हमारे साथ होती है, लेकिन वो हमारे फ्री विल को रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। जैसे हम नीचे के सीढ़ी में है, हम चाहते हैं कि हमें कोई इस दुख दर्द से निकाल दे, बाहर निकाले, लेकिन वो लोग ऊपर की सीढ़ी से देख रहे हैं कि ये आत्मा इससे विकसित होगी, इसे ये तकलीफ झेलना होगा, तभी वो इससे लेसन ले पाएगी, इसलिए वो ऊपर से देखते हैं, हमारे आसपास होते हैं, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। इस बात को अगर हम समझ जाएं तो हमारे आधी से ज्यादा सफरिंग तो खत्म ऐसे ही हो जाएगी। और अपने प्रयासों से हमें हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करती रहना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं, हमारे साथ ऐसे लोग भी जुड़ जाते हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं
और उस पथ पर हमें ले जाते हैं जो हमारे विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो फ्रेंड्स, आखिरी बताते हैं कि असहनीय दुख का मूल कारण अब हमें पता चल गया है। तो उसके परिणाम स्वरूप अगर मान लीजिए ये पीटर को भी ये असहनीय दुख उसके जीवन में नहीं होता, तो आचार्य से उनका मुलाकात नहीं होता, उनके लाइफ में ये सब कुछ नहीं होता, और इतना बड़ा ज्ञान का रहस्य पीटर के लाइफ में नहीं मिलता, और पीटर के थ्रू पूरी दुनिया को, हम सबको नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, इससे पता चलता है कि थोड़ा सा ज्ञान कैसे किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकता है। आज ये ज्ञान की वजह से हमारा देखने का, सोचने का नजरिया बदल चुका है, हम बदल चुके हैं। तो ज्ञान 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 बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमारे जो मास्टर है पत्री सर हमें हमेशा बोलते रहते हैं, स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, ध्यान ध्यान ध्यान। तो ये था फ्रेंड्स आज का चैप्टर, सुंदर आखिरी चैप्टर। थैंक यू सो मच 11 चैप्टर तक हमारे साथ बने रहने के लिए, इस ज्ञान को अपने लाइफ में उतारने के लिए। थैंक यू सो मच। और इस बुक से हमें जो जो विजडम मिली है, बहुत कुछ, कर्मा के बारे में, री इनकारनेशन के बारे में, 7 डायमेंशन के बारे में, 7 बॉडीज के बारे में, पेरेंटिंग के ऊपर। जिन किसी का भी सेशंस मिस हो गया है, किसी कारण से बिजी के रहने की वजह से नहीं देख पाए हैं, आप जरूर इसको रिकॉर्डिंग से वापस से देख सकते हैं, वापस से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो इन सभी चीज़ों को इंटीग्रेट करते हुए हम एक छोटा सा ध्यान में चलते हैं, उसके बाद हम आपसे क्वेश्चन आंसर लेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। चश्मे खोल दे, आंखें उतार, आंखें बंद कर ले, हाथ और पैर क्रॉस। जो भी सवाल है मैं लूंगी क्वेश्चन आप लोगों की, लेकिन थोड़ी देर बाद। आंखें आराम से बंद, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल फ्री। मनन करें, अपने अंदर उतरने दे इस सुंदर ज्ञान, इस सुंदर विजडम को। जैसे कि एग्जाम हॉल में जहाँ हमें एग्जाम देना होता है, हमारे पास बुक्स नहीं होती है, ऐसे में कोई फ्रेंड, कोई टीचर आपका मदद कर दिया हो, फिर से हमें इस ज्ञान को, भूले हुए ज्ञान को हम याद कर पाते हैं। अपने आप को देखें, अपनी सांसों को देखें।
बाहर से अपने आप को देखें, अपने इस भौतिक शरीर को देखें। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर की चेतना से बाहर आए। मिटने दे अपने भौतिक शरीर को। अपने आप को एस्ट्रल बॉडी में देखें। अपने सूक्ष्म शरीर में। जैसे जैसे भौतिक शरीर मिट रही है, वैसे वैसे आप अपने आप को सूक्ष्म शरीर में देख पा रहे हो। पूरी सजगता, पूरी जागरूकता अपने एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर के प्रति। अब धीरे धीरे और गहरे उतरे। अपने सूक्ष्म शरीर को भी मिट जाने दे। इस आवरण को गिरने दे। अब आप अपने मानस शरीर में है। मेंटल बॉडी। जहाँ सब कुछ विचार स्वरूप है। पूरी सजगता, पूरी जागरूकता मानसिक शरीर के प्रति। धीरे धीरे और गहरे उतरे। अपने मानस शरीर को भी मिट जाने दे। जैसे जैसे आपकी मानस शरीर मिट रही है, हम अपने कारण शरीर में हैं। कौशल बॉडी। हमारा असली स्वरूप, घर यही है।
यहाँ पे विश्राम करें। इस कारण शरीर से आप अपने पिछले सारे जन्मों को देख सकते हैं। अपने इवोल्यूशन प्रोसेस को देख सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ आपके लिए क्रिस्टल क्लियर है। ऐसे कितने जन्म आपने लिया है। किसी जन्म आप बहुत गरीब थे, किसी जन्म आप बहुत अमीर, किसी जन्म आप राजा थे, रानी थे, किसी जन्म आपने भी किसी के घर में काम किया, बहुत गरीबी में रहा। किसी जन्म आप एक मध्यवर्ती परिवार में थे। किसी जन्म आप गोरे, काले, सांवले रंग के थे, नाटे थे, मोटे थे, पतले थे, लंबे थे। मेल बॉडी में थे, फीमेल बॉडी में थे। कितने अनुभव आपके पास है। तभी तो हम दूसरे को किसी और की तकलीफ, किसी और की सुख, किसी और की फीलिंग, भावनाओं को समझ पाते हैं, क्योंकि हम सब उन सब फीलिंग, उन सब भावनाओं से चाहे इस जन्म चाहे किसी और जन्म एक्सपीरियंस ले चुके हैं। ऐसा ना सोचे कि मैं अपना पास्ट लाइफ क्यों नहीं देख पा रही हूँ, मुझे देखना है। मन में ऐसा भाव रखे, ये सब मेरे ही पास्ट लाइफ है, मैंने ही जिया है। मेरे ज्ञान भंडार में ये सब ऑलरेडी है। जो आपके पास ऑलरेडी है, उसे आपको क्या पाना है, वो आपका ही है, आपका ही अनुभव है, आपके ही रिकॉर्ड्स है। इस कारण शरीर में हम अपने पूर्ण आत्मा के रूप में, पूर्ण आत्मा के साथ है।
फील करें कि इस जन्म में क्या पाठ मुझे लेनी है, क्या लेसन मुझे लेनी है, किस चीज के लिए मैं धरती में आई हूँ। कौन से सबक मुझे लेने हैं। अपने पूर्ण आत्मा से और आप खुद अब समझ सकते हैं कि हम जो करने आए हैं, जिसमें हमारा विकास हो, हम वो मार्ग चुने, उन चीजों को अपने जीवन में उतारे और इन सब चीजों को समझने के लिए, जीवन में उतारने के लिए सबसे पहला कदम है ध्यान। सांसों के साथ जुड़ना है। और उस शून्य अवस्था में हम अपने मानस शरीर से, अपने ज्ञान भंडार से ज्ञान को अपने भौतिक जगत में, भौतिक शरीर में उतार पाएंगे, जी पाएंगे। स्वाध्याय से आपको याद आएंगे, यही तो मैं करने आई थी, आया था। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। अब से मुझे हर दिन ध्यान, हर दिन स्वाध्याय जरूर करना है। ज्यादा नहीं, 24 घंटे में उतनी देर ध्यान करें जितनी देर आपका उम्र है। कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा स्वाध्याय, 1 घंटा सज्जन सांगत्य, दिन में 3 घंटा कम से कम खुद को दे। धीरे धीरे आप पाएंगे, आप अपने ज्ञान भंडार से सारे खजाने, सारे मोतियों को इस भौतिक जगत के अपने फिजिकल बॉडी में, ब्रेन में उतार पाए हो। और उसके फलस्वरूप आप एक बेहतर जीवन और बहुत तेजी से विकास मार्ग पे आगे बढ़ पा रहे हो। डीप ग्रैटिट्यूड पीटर रिसेलू और आचार्य के लिए, इन्होंने ये सुंदर विजडम हम सबको पहुंचाया। और उस मास्टर को भी जिन्होंने हिंदी में हमें अनुवाद करके बहुत ही सुंदर से इस विजडम को हम तक पहुंचाया। डीप ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस सुंदर ज्ञान को हम तक पहुंचा के हमारे सोच में एक बदलाव लाने के लिए, वापस से याद दिलाने के लिए कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, और अपने सभी शरीरों के प्रति जागरूक कराने के लिए।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब भी आपको लगे आप तैयार है, अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखें, आराम से पूरा समय लेते हुए और चेहरे पे एक हल्की मुस्कान के साथ वापस आए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। क्लैप करके सुंदर ऊर्जा को हम बढ़ाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रूप जी। थैंक यू रूप जी, Thank you, 11 दिन की इस thank you. यात्रा के लिए। हाँ, बहुत सुंदर, आप बहुत सुंदर। सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब एवरी डे टाइम पे सेशन को अटेंड कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, ये क्या है, वो क्या है। हम सब और अच्छे से समझ पा रहे हैं एक दूसरे के सवाल जवाब से, आंसर से। बहुत सारा क्लियरिटी हमारे अंदर भी आ रही है। थैंक यू फ्रेंड्स। कोई अपने अनुभव से शेयर करना चाहते हैं? यू कैन शेयर। और जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, थैंक यू फ्रेंड्स। तो हम ऐसे ही मिलते रहेंगे आगे भी कोई ना कोई इस तरह के सेशन के साथ। थैंक यू सो मच। ये ध्यान के वक्त हेलो, हाँ बोलिए। ध्यान के वक्त मंदिर, नाव ऐसा क्यों दिख रहे थे? क्यों दिख रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है, दिख सकते हैं बहुत सारे